बॉन्ड प्राइस वर्सेस बॉन्ड यील्ड। यूपीएससी प्रेप में ये टॉपिक शायद आपको भी कंफ्यूज करता होगा, बट डोंट वरी, ये वीडियो देखने के बाद चाहे क्वेश्चन कहीं से भी आए, आपका आंसर ज़रूर आएगा। बस एक निमोनिक याद रखना, रिशीर फॉल्स, सो डू द बॉन्ड प्राइजेस। ऑलराइट, सो सबसे पहले हम समझते हैं कि बॉन्ड यील्ड और बॉन्ड प्राइस का रिलेशनशिप कैसा होता है। बॉन्ड यील्ड अगर इंक्रीज़ होगी तो बॉन्ड प्राइस डिक्रीज़ होंगे। सिमिलरली अगर बॉन्ड प्राइसेस इंक्रीज़ होंगे तो बॉन्ड यील्ड डिक्रीज़ होगी। तो इनका जो होता है वो इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि ये जब भी आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो एक इंक्रीज़ होगा और एक हमेशा डिक्रीज़ होगा। ऑलराइट, सो आपको पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से आएगा। पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स दिए होंगे, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ये वाले। हो सकता है आपको रेपो रेट दिया हो या इन्फ्लेशन दिया होगा या फिस्कल डेफिसिट दिया होगा, और पूछा होगा क्वेश्चन में कि इन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का बॉन्ड प्राइजेस पे या फिर बॉन्ड यील्ड पे उसका क्या इम्पैक्ट होता है। ठीक है, तो हम इसको एक सिंपल निमोनिक से याद रखने की कोशिश करेंगे, जो है रिशीर। ये जो रिशीर है इसमें 6 इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हमने लिए हैं। ऑलराइट, और इसके अंदर है रेपो रेट, इन्फ्लेशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आउटफ्लो, हाई फिस्कल डेफिसिट, INR डेप्रिशिएट्स एंड रुपी डेप्रिशिएट्स अगेन। ठीक है, तो जब मैं यहाँ पे बोलता हूँ रिशीर फॉल्स, इट डज नॉट मीन कि रेपो रेट डिक्रीज कर रहा है, नहीं। रिशीर फॉल्स का मतलब है कि ये जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है ये नेगेटिवली प्ले आउट कर रहे हैं। दिस इज़ द नेगेटिव कॉनोटेशन ऑफ दीज इकोनॉमिक इंडिकेटर्स। ऑलराइट, तो हमेशा याद रखना है कि जब भी रिशीर फॉल करेगा तो रेपो रेट इंक्रीज कर रहा है, वो नेगेटिवली प्ले आउट कर रहा है। इन्फ्लेशन इंक्रीज कर रहा है, नेगेटिवली प्ले आउट हो रहा है। ठीक है, हाई फिस्कल डेफिसिट हो रहा है। ऑलराइट, तो अब इसको हम वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहले है हमारे पास, फर्स्ट इज रेपो रेट इंक्रीजेज। अब रेपो रेट अगर इंक्रीज़ होगा तो वो होता है टाइट मॉनेटरी पॉलिसी के केस में। टाइट मॉनेटरी पॉलिसी के केस में क्या होगा कि बैंक्स के लिए जो बोरोइंग होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। बैंक्स के लिए बोरोइंग इंक्रीज़ होगी तो मार्केट में जो लिक्विडिटी होगी वो भी श्रिंक हो जाएगी, लिक्विडिटी टाइटन्स। ठीक है, अब इस सिचुएशन में क्या होता है कि जो मार्केट में जो बॉन्ड बाइंग होती है, वो जो एक्टिविटी होती है बॉन्ड बाइंग की, वो भी रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि मार्केट में मनी सप्लाई ही कम हो जाएगा। ठीक है, और अगर मार्केट में एक्टिविटी कम हो जाएगी बॉन्ड बाइंग की, मतलब उसकी डिमांड कम हो जाएगी, और किसी भी चीज़ की अगर डिमांड कम होती है तो उसका जो प्राइस होता है वो डिक्रीज़ करेगा हमेशा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट इज़ इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन के केस में क्या होता है कि हमेशा याद रखना, जब भी इन्फ्लेशन होगा तो मार्केट में जो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं वो ऊपर जाते हैं, मतलब मार्केट में मनी सप्लाई इंक्रीज़ होता है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जो फिक्स्ड रिटर्न बॉन्ड्स होते हैं वो हमेशा आपको फिक्स रिटर्न देते हैं, और इसीलिए वो अनअट्रैक्टिव बन जाते हैं जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है, क्योंकि जो बॉन्ड्स होते हैं वो होता है एक डेट इंस्ट्रूमेंट। और आपको पता होगा कि जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है तो ऐसे केस में जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो उन बॉन्ड्स को सेल कर देते हैं। वो उन बॉन्ड्स को सेल करके जो उनका पैसा होता है वो दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स में डालने की कोशिश करते हैं, जैसे कि इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, स्टॉक्स। वो अगर स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे उस पैसे को तो उनको उस पर हाईयर रिटर्न मिलेगा। तो इसीलिए जब भी इन्फ्लेशन बढ़ता है तो जो फिक्स रिटर्न बॉन्ड्स होते हैं उनकी वैल्यू डिक्रीज़ होती है, इन्वेस्टर्स उन बॉन्ड्स को सेल करते हैं और बॉन्ड प्राइजेस भी डिक्रीज़ होते हैं। बॉन्ड प्राइजेस डिक्रीज़ होंगे तो जो बॉन्ड यील्ड होगी वो इंक्रीज़ करेगी। ठीक है, ऑलराइट, सो नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आउटफ्लो। ठीक है, इंडिया से फॉरेन इन्वेस्टर्स अपना पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। अब जब भी ऐसा होता है तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि जब वो अपना इंडियन मार्केट से पैसा निकालते हैं तो जो डिमांड होती है बॉन्ड की वो कम हो जाती है। वो कम इसलिए कम हो जाती है क्योंकि जब वो अपना बॉन्ड बेचना चाहते हैं, अपना पैसा निकालना चाहते हैं मार्केट से, तो वहाँ पे उनको कोई बायर ही नहीं मिलता है, क्योंकि मोस्टली जो बायर्स होते हैं वो, उनका जो कॉन्फिडेंस होता है वो ऑलरेडी कम हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ही डिमांड फॉल होगी बॉन्ड प्राइजेस अपने आप कम हो जाएंगे, और बॉन्ड प्राइजेस कम होंगे तो बॉन्ड यील्ड इंक्रीज़ हो जाती है। तो गवर्नमेंट ऐसे सिचुएशन में जब भी स्ट्रॉन्ग FII आउटफ्लो होता है तो ट्राई करते हैं कि उसकी जो बॉन्ड यील्ड है उसको इंक्रीज़ कर दे। फिर नेक्स्ट इज H फॉर हाई फिस्कल डेफिसिट। हाई फिस्कल डेफिसिट वाली जो सिचुएशन होती है तो गवर्नमेंट को चाहिए होता है ज़्यादा पैसा। अब गवर्नमेंट को ज़्यादा पैसा चाहिए होगा तो मार्केट में आपको बॉन्ड्स की सप्लाई इंक्रीज़ होते हुए दिखेगी, और जैसे ही मार्केट में बॉन्ड्स की सप्लाई इंक्रीज़ होगी, ज़्यादा सप्लाई होगी तो लोअर प्राइजेस अपने आप हो जाएंगे, बॉन्ड प्राइजेस अपने आप कम होंगे तो बॉन्ड यील्ड अपने आप जो है इंक्रीज़ होती हुई आपको दिखेगी। ठीक है, नेक्स्ट इज़ INR डेप्रिशिएट्स। INR डेप्रिशिएट्स में हमारे पास ये समझना है हमको कि जब भी इंडियन रुपी कम होगा तो जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे उनको जो पहले उन्होंने
रिटर्न्स एक्सपेक्ट किए थे उनको वो रिटर्न नहीं मिलेंगे, वो अपनी वैल्यू लूज़ करेंगे उस चीज़ पे। जब भी इंडियन रुपी वीकेन होगा तो उनको जो पहले पैसे मिलने वाले थे एज रिटर्न्स, उनको वो सेम अमाउंट नहीं मिलेगा, उनको रिड्यूस्ड अमाउंट मिलेगा, जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस होता है वो कम होता रहता है, वो डिक्रीज़ होता रहेगा। और जब भी इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस कम होगा तो जो डिमांड होती है वो भी कम हो जाती है। और आपको जैसे मैंने बताया कि अगर डिमांड कम होगी तो बॉन्ड प्राइस अपने आप ही रिड्यूस होते जाएंगे, और बॉन्ड प्राइसेस रिड्यूस होंगे तो बॉन्ड यील्ड इंक्रीज़ होगी। ठीक है। एंड द लास्ट इज़ रुपी डेप्रिशिएट्स अगेन। अब रुपी डेप्रिशिएट्स अगेन का क्या मतलब है? ये सिचुएशन तब होती है जब रुपी डेप्रिशिएट होता ही चला जा रहा है। अगर रुपी कम गिरता ही चला जाएगा मार्केट में, तो उसकी वजह से जो बाकी के इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन क्रिएट होता है, जो सिचुएशन क्रिएट होती है उसको बोलते हैं इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, क्योंकि हमको ऑयल इम्पोर्ट करना होता है। ठीक है। और भी मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इंपोर्ट करनी होती है, जिसकी वजह से इंपोर्टेड इन्फ्लेशन होगा। अब अगर इंपोर्टेड इन्फ्लेशन होगा तो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस अगेन रिड्यूसेस एंड द डिमांड फॉर बॉन्ड्स ड्रॉप्स, अगेन द डिमांड फॉर बॉन्ड्स ड्रॉप्स कॉजिंग बॉन्ड प्राइजेस टू फॉल, जिसकी वजह से जो बॉन्ड प्राइजेस होते हैं वो और कम हो जाते हैं। एंड ड्यू टू दिस अनसर्टेनिटी एंड रिस्क इन्वेस्टर डिमांड इवन हायर यील्ड्स, जिसकी वजह से बॉन्ड यील्ड बढ़ती रहती है। सो बॉन्ड डिमांड अगर डिक्रीज़ होगी, बॉन्ड प्राइजेस डिक्रीज़ होंगे और बॉन्ड यील्ड ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होगी। ठीक है। तो हमने ये 6 इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को समझा। रेपो रेट इंक्रीज़ होना, इन्फ्लेशन का इंक्रीज़ होना, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का आउटफ्लो जाना, फिस्कल डेफिसिट, हाई फिस्कल डेफिसिट, INR depreciates, rupee depreciating again. So these are the 6 economic indicators which are playing out negatively. ये नेगेटिव कॉनोटेशन में वर्क कर रहा है, जिसकी वजह से बॉन्ड प्राइजेस हमेशा फॉल होंगे। ठीक है। हमेशा इन 6 सिनेरियोज़ में हमेशा जो है बॉन्ड प्राइस फॉल करेंगे, और इन रिटर्न जो बॉन्ड यील्ड होगा वो इंक्रीज़ करता रहेगा, जो बॉन्ड यील्ड होगा वो इंक्रीज़ करेगा। ठीक है। क्योंकि इनका इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। ठीक है। तो चाहे क्वेश्चन कैसे भी आए, कहीं से भी आए, आप ये निमोनिक जो है उसको याद रखना। ठीक है। रिशीर फॉल्स एंड बॉन्ड प्राइसेस फॉल्स। ऑलराइट। तो ऐसे ही स्मार्ट निमोनिक्स के लिए क्रिस्प UPSC को फॉलो करो। थैंक यू।